हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12th में हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। और ऑर्गेनिक से जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको 25 से 27 के आसपास आपको इसमें ये पोर्शन आपका कंप्लीट करता है। तो अब आपको देखना है कि इस चैप्टर में ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में। तो बच्चों आपको पता हो कि यहाँ से रिएक्शंस जो यहाँ हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं, इन रिएक्शंस का यूज आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, एल्कोहल्स चैप्टर में और कुछ जगह कार्बोनिल में भी यूज होता है। बट ज़्यादातर इस रिएक्शन के यूज आपको एल्कोहल में भी दिखेगी और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर में भी दिखेगा। तो ये यहाँ पर ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अच्छे से समझ के चलना है। तो हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डेफिनेशन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव होते हैं। ये हमारा मॉडर्न डेफिनेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये बात अगर आपको समझ आ जाती है तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या हो सकता है, हाइड्रोकार्बन्स की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स आपका ये बेंजीन भी हो सकता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और अगर हम बात करें नॉर्मली, ऐसे हमने मीथेन की बात कर ली, तो अब मीथेन की अगर आप बात करते हैं तो ये क्या है, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। हमें देखना है कि ये हाइड्रोकार्बन से डेरिवेटिव हैलो एल्केन्स कैसे बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है, ये सब बच्चे जानते हैं कि अब यहां से हमें क्या करना होता है, एक हाइड्रोजन यहां से हटा दीजिए इस वाली रिंग से। और बेंजीन पे आप देखिए हर एक कार्बन है, ये जितना पॉइंट है ये सब कार्बन है, हर एक पॉइंट क्या है, कार्बन है। और हर एक कार्बन के पास आपने यूनिक नेचर क्लास 10 से पढ़ रखा है कि कार्बन के जो यूनिक नेचर की बात करें तो इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रा वैलेंसी नेचर। टेट्रा वैलेंसी नेचर का मतलब होता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। कैटिनेशन की जब बात करते हैं तो कैटिनेशन का मतलब है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी भी है और आप देख रहे हैं हर पॉइंट्स आपस में जुड़ा हुआ है और हर एक बॉन्ड के पास 4 होना चाहिए। तो यहाँ हर एक पॉइंट को अगर आप देखें तो सिर्फ 3 बॉन्ड बने हैं, इसका मतलब जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो आप बेंजीन का फार्मूला भी जानते हैं, क्या होता है, C6H6। मतलब ये जितने पॉइंट येलो वाले आपको दिख रहे हैं ये कार्बन है और हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन भी लगा होगा, क्योंकि यहाँ कार्बन 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड बनाया है। सपोज आपने किसी एक जगह से हाइड्रोजन हटा दिया, जब हाइड्रोजन हटा दिया तो एक्चुअल में तो वो लगे होते हैं बॉन्ड से, और जब बॉन्ड से लगे होंगे तो इसका मतलब ये बैलेंसी यहाँ फ्री हो गई। बैलेंसी अगर फ्री हुई, इसी जगह आपने कोई एक्स एटम लगा दिया। अब एक्स क्या हो सकता है, एक्स आपका हो सकता है कि यहाँ फ्लोरीन हो जाए, या हो सकता है वो क्लोरीन हो, या हो सकता है ब्रोमीन हो, या आयोडीन हो। अगर ये हाइड्रोजन एटम यहां पर लग गया तो ये आपका हैलो एरिन्स बन गया। क्या बन गया, हैलो एरिन्स। ये सिर्फ इसी एरोमेटिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, कोई भी ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड हो जहां पर हाइड्रोजन आप हटा दें और वहां क्या लगा दें, हाइड्रोजन एटम। तो ये जो हमारा डेरिवेटिव एक तरीके से बना हाइड्रोकार्बन का, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हैलो एरिन्स। बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा नहीं जानता है, बट हमारा काम है कि एक बार इस बात को भी हम बता दें। तो ये हो गया हैलो एरिन्स। अब अगर यहां देखें बच्चे तो ये क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहां पर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है। अगर आपने यहां से हाइड्रोजन हटाया तो यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहां भी हम हाइड्रोजन लगा देंगे, और यहां हाइड्रोजन लगाने का मतलब कि किसी एक जगह यहां पर भी हाइड्रोजन अगर हमने लगाया, सपोज यहां हमने X लगा दिया, तो X इक्वल टू आप समझ रहे हैं क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और अब इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं हैलो, और ये एल्केन से बना है तो ये हो गया हैलो एल्केन्स। स्पेशली अगर इसकी बात करते हैं तो ये हैलो मीथेन है, क्योंकि ये मीथेन से बना हुआ है। तो अगर इसी के लिए हम IUPAC की नेम बात करें तो ये क्या है, मीथेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हैलो मीथेन। कोई स्पेशली वहां पर आपने एटम ले लिया है तो उसका नेम आ जाएगा। कभी भी अगर आपने क्लास 11th में IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा है बच्चों, तो आपने वहां पर सीख रखा होगा कि जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन का कोई सफिक्स नहीं होता है। हाइड्रोजन का अगर सफिक्स नहीं होता बच्चे तो हम क्या समझते हैं कि कहीं पर भी अगर फंक्शनल ग्रुप के प्रियोरिटी ऑर्डर चेक करते हैं तो ये प्रियोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड होगा, बट इसका कोई भी
सफिक्स नहीं है तो जो इसका प्रीफिक्स होता है वो प्रीफिक्स भी आपको पता होना चाहिए। और प्रीफिक्स क्या है? इसका प्रीफिक्स यूज होता है हैलो टर्म। अब हैलो क्या है? अगर फ्लोरीन है तो क्या बोलोगे? फ्लोरो। और अगर क्लोरीन है तो क्या बोलोगे? क्लोरो। ब्रोमीन है तो क्या बोलोगे? ब्रोमो। ये जब आप आईपीएससी नेमिंग लिखोगे। और आयोडीन है तो क्या बोलोगे? आयोडो। तो ये आपका हैलो टर्म है। ये हैलो टर्म आपका यूज होगा कब? जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर करते हैं और वहां पर अगर हैलोजन कंटेनिंग ग्रुप की बात होती है तो हम लोग ये कर लेते हैं। ठीक है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। क्यों? क्योंकि इनका कोई सफिक्स नहीं है तो हमेशा हाइड्रोकार्बन से पहले ही इसको हम लोग लिखेंगे। दूसरी बात, आपने क्लास 11th में ये भी सीख रखा है बच्चों कि जब भी हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। नंबरिंग में पोजीशन भले उसको 2-3 में मिला हो, वो अलग अलग डायरेक्शन में, उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना। नेम लिखते समय हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ही यूज करेंगे। तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि जो हैलो एरीन्स और हैलो एल्केन्स है ये बेसिकली क्या है? ये हैं हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स। मीन्स हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय द हाइलोजन एटम। अब ये हो सकता है मोनो हाइलोजिनेटेड हो सकता है डाई हाइलोजिनेटेड हो सकता है ट्राई हाइलोजिनेटेड हो, और मे भी ये पॉली हाइलोजिनेटेड भी हो सकता है। मतलब कहने का जो अब कंसेप्ट क्या है कि जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सभी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हो। किससे? हाइलोजन एटम से। अगर सभी एटम रिप्लेस हो गए तो वो पॉली हाइलोजिनेटेड हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हट गया होता तो डाई हाइलोजिनेटेड होता, और सभी ये हट जाते तो वो टेट्रा हाइलोजिनेटेड हो जाता। ऐसे यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो सब हट जाए तो वो पॉली हाइलोजिनेटेड का कंसेप्ट हो गया। क्लियर हो गया? जरा फार्मूले की बात करें, इस वाले फार्मूले की, तो यहां आप हमेशा ध्यान रखिएगा। थोड़ा स्पेस लेते हैं, दोबारा से आपको बताते हैं। हमने कहा कि कभी भी अगर हम एल्केन की बात करते हैं तो ये RH होता है हमारे पास एल्केन, और जैसे ही एल्केन की बात करते हैं तो यहां से हाइड्रोजन हटा दो और इसी जगह X लगा दो। इसका मतलब ये फार्मूला बन गया आपका RX। ठीक है ना? जब ये RX बन गया तो RX का मतलब हो गया कि ये आपका बना एल्किल हैलाइड। जरा आप समझिएगा, ये है एल्केन, और एल्केन को आपने एन टर्म को रिप्लेस किया है किससे? ये देखिए, मतलब ये जो H है यही हटा, तो अगर आप R पर वैलेंसी फ्री कर दें, R का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप, और आगे क्या लिखा है? हैलाइड लिखा हुआ है, तो आगे हमने क्या लिख दिया बच्चे? एल्किल हैलाइड। अब जरा आप फार्मूला समझिएगा। आपने समझ रखा है जो एल्केन का फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, वो होता है CnH2n+2। तो जो एल्काइल बनता है वो एक हाइड्रोजन के कम होने से बनता है, तो CnH2n+1, राइट? क्या हुआ है? हाइड्रोजन से ही एक वहां पर हाइड्रोजन, इसी हाइड्रोजन से एक कम हो गया है, तो आपने क्या किया है? उस एक हाइड्रोजन को कम कर दिया और उसकी जगह क्या लिख दिया? X। तो ये जनरल फार्मूला हो गया किसका? हैलो एल्केन का। ये क्या है? जनरल फार्मूला है हैलो एल्केन्स का। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हमेशा आपसे ये कहा जाएगा कि किसी प्रोडक्ट में कोई एल्केन लिया जाएगा और वहां आपको प्रोडक्ट बनाना होगा, मोनो हाइलोजिनेटेड प्रोडक्ट। और बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आता है बेटा ब्यूटेन से, तो जरा हम इसको करा देते हैं आपको। आपसे अगर पूछा गया क्वेश्चन कि ब्यूटेन में आप मोनो हाइलोजिनेटेड आप क्या बनाएं, या आप कह सकते हैं वहां पर ब्रोमीन से आप हाइलोजिनेटेड करा दीजिए, ब्रोमीन का हाइलोजिनेशन कराइए किसमें? ब्यूटेन में। तो हम कह सकते हैं मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट। हाइलोजिनेटेड की जगह हमने क्या बोल दिया? ब्रोमिनेटेड। आप क्लोरिनेटेड भी बोल सकते हो। तो आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हो सकता है क्लोरिनेटेड बोला जाए या हो सकता है ब्रोमिनेटेड बोला जाए। ठीक है, आपने क्या लिया? ब्यूटेन। ब्यूटेन की अगर बात करें तो ब्यूटेन क्या होता है स्ट्रक्चर? CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका ब्यूटेन है 4 कार्बन का। ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है। अब आप देखिएगा, इस ब्यूटेन से आप क्या कर सकते हो? एक स्ट्रक्चर और बना सकते हो, और अगर एक स्ट्रक्चर आप और बना सकते हो तो वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर ये है। तो इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन और इसका नाम है आइसोब्यूटेन। देखिएगा जरा ध्यान से, ये क्या है?
नॉर्मल ब्यूटेन और ये हमारा क्या है, आइसोब्यूटेन। अब पहले तो आपको इन सभी का आईयूपीएसी नेम ही पता होना चाहिए। अगर इसके आईयूपीएसी नेम की बात करो तो ये 1 2 3 मतलब नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये आपका आईयूपीएसी नेम आ गया। अब यहां अगर बात करोगे तो इसमें आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसमें जो आईयूपीएसी नेम है वो ब्यूटेन है। ठीक है, ये ब्यूटेन हो गया। अब आपको मोनोहाइलोजिनेशन कराना है। जरा कहाँ से आप मोनोहाइलोजिनेशन करा सकते हैं, तो मोनोहाइलोजिनेशन अगर आप इसमें देखें तो इस जगह करा सकते हो, एक हाइड्रोजन हटाओ और इस जगह हाइड्रोजन लगा दो। आप कहोगे सर यहाँ, तो जब भी आप हाइड्रोजन लगाओगे तो हाइड्रोजन लगाते ही हमने आपको क्या बताया था कि ये फंक्शनल ग्रुप के पीरियोडिक ऑर्डर में आता है। तो जैसे ही पीरियोडिक ऑर्डर में आएगा तो वहां पर क्या होगा कि उसकी तरफ से नंबरिंग करनी पड़ जाएगी। तो अगर यहां लगाओगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिप्लेस करके तो नंबरिंग यहां से करना होगा, तो 1 आएगा, 1 ब्रोमो हो जाएगा। अगर आपने इस जगह लगाया तब भी 1 ब्रोमो ब्यूटेन होगा, इधर लगाया तब भी 1 ब्रोमो ब्यूटेन हुआ। इसका मतलब दोनों साथ प्रोडक्ट क्या है, सिमिलर है। तो ये दोनों कार्बन पे अगर रिप्लेसमेंट करोगे तो सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब इन दोनों कार्बन के रिप्लेसमेंट से आपको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। आपने रिप्लेसमेंट इस कार्बन से करा तो इस कार्बन से किया तो ये हाइड्रोजन हटाया और इसकी जगह आपने रिप्लेसमेंट अगर करा तो क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। किसी के मन में आया सर इससे कर देते हैं, भाई साहब इससे करोगे तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी, फिर 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका मतलब आपको नॉर्मल ब्यूटेन से ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट कितना मिला, 2। कौन कौन सा देखिए, बना देते हैं यहां पर। एक आपको मिल गया CH3 CH2 CH2 और CH2Br, ये आपको मिला। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। नेम क्या हुआ, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, दूसरा यहीं से जब हमने इस जगह से कराया, ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन कहां पे हुआ है भाई, ये सब्स्टिट्यूशन आपका हो गया है इस जगह से, तो हमने जो है इसको यहां से दिखा दिया। ठीक है, अब दूसरा सब्स्टिट्यूशन आपने सेकंड कार्बन से कर दिया, तो सेकंड कार्बन से कर दें तो CH3 CH2 CH और यहां लगाया Br और यहां हो गया CH3। तो अब बताओ क्या हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम क्या आ गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन तब भी गलती कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप नहीं करोगे। तो अब यहां से देखिए, इस पे जरा बात करें। अगर आपने यहां पर हटाया कार्बन तो देखो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3, मतलब 2 मिथाइल। देखो ये पे 2 मिथाइल है और यहां ब्रोमीन आएगा, तो हम क्या करेंगे, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। आपने अगर भाई यहां लगाया तो फिर नंबरिंग यहां से होगी, तो 1 2 3, फिर 2 मिथाइल हो रहा है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल आपने यहां लगाया तो 1 ब्रोमो फिर से 2 मिथाइल। इसका मतलब इन तीनों कार्बन का प्रोडक्ट सिमिलर होगा। तो जब इन तीनों का प्रोडक्ट सिमिलर होगा तो किसी एक जगह हमने हटा दिया, तो हमने करा कि यहां कर लेते हैं CH3 CH2 CH2 और Br। तो नेम क्या हो गया, 1 ब्रोमो और 2 मिथाइल, और 2 मिथाइल के साथ क्या हो जाएगा, प्रोपेन। वैसे आईयूपीएसी नेमिंग हमेशा एक लाइन में लिखी जाती है, अब उधर जगह नहीं, इधर लिख रहे हैं। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब जरा यहां पर अगर आप कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन, इस जगह कर दें, तो हम लोग इस जगह जब करते हैं तो ये यहां पर आपको लगाना होगा। तो अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 C CH3 CH3 और यहां पर आ गया Br। अब नेम क्या हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेमिंग देखिए ध्यान से, 2 ब्रोमो, देखो देखो 2 ब्रोमो और क्या होगा, 2 मिथाइल और क्या नाम आ जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो एक प्रोडक्ट आपका यहां टर्मिनल से बना और दूसरा वाला प्रोडक्ट इस जगह से बना। तो टोटल आपने मोनोहाइलोजिनेटेड प्रोडक्ट कितने बना लिए, 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये आपका 4th नंबर। अब इनमें भी आपको क्या ध्यान देना है कि कौन से ब्यूटेन से कौन सा मोनोहाइलोजिनेटेड बनता है।
और यही आपका एल्काइल टर्म भी है, ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना। अगर आप इसको देखते हो बेटा, ये हाइड्रोजन हटा दें और यहाँ पर वैलेंसी फ्री हो जाती है जैसा कि ये है, तो इस हम लोग इसको, इस एल्काइल को क्या बोलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एल्काइल हैलाइड। अब हैलाइड को हटा दो तो ये एल्काइल हुआ, अगर ये एल्काइल हुआ तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल। नोट कर लीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल। अगर यहां से हम लोग देखिए ये हाइड्रोजन यहां से हटाएं तो यहां वैलेंसी फ्री है, इसे बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। तो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग इसे हम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलेंगे और इसे बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और जरा आप ध्यान दीजिएगा इधर, अगर हम इस पे बात करें, अगर टर्मिनल से हटाते हैं तो उसे बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल, और अगर हमने यहां से हटाया है तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये टर्म आपका क्लियर हो गया कि आपके नॉर्मल ब्यूटेन से क्या बनेगा, वैलेंसी अगर इस जगह फ्री है तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, अगर वैलेंसी यहां फ्री है तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, वैलेंसी यहां वाले से अगर यहां फ्री है तो टर्सरी हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल। क्लियर हो गया। तो आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, और नॉर्मल ब्यूटेन से नॉर्मल ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल आ गया। चलो एक कंसेप्ट आपको और सिखा देते हैं, बहुत बेसिक है। कभी भी कार्बन पे जब आपको ये टर्सरी और ये सब डिसाइड करना हो तो जरा ध्यान दीजिए, अगर कार्बन सिर्फ एक से जुड़ा हो तो हम लोग इसे बोलते हैं कि ये 1 डिग्री कार्बन है। तो अभी इस कार्बन को देखेंगे, और अगर कार्बन 2 से जुड़ जाए तो वो फिर 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो ये कार्बन हमारा एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री हुआ। इस कार्बन को जब देखिए तो ये 2 से जुड़ गया, एक इधर और एक इधर, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। अब अगर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ जाए, अगर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ जाए तो वो कैसा हो जाएगा, टर्सरी कार्बन। तो इस कार्बन को देखो, तो ये इस कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा और इससे जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, टर्सरी कार्बन हो गया। अब अगर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ जाए भाई, तो अगर ये 4 कार्बन से जुड़ जाए तो फिर आप उसे क्या कहेंगे, क्वाटर्नरी कार्बन, इसी को बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। अब आपके पास देखिए सब डिसाइड हो गया, हमने पहले ये सब अलग अलग कर दिया। कार्बन 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री, और अगर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्वाटर्नरी कार्बन हुआ या 4 डिग्री कार्बन हुआ। तो जरा इसकी बात करें तो ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री है। इसके बात करें सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री है। इसके बात कर लो भाई ये भी एक ही से जुड़ा है, इसके बात करो जरा ये भी एक ही से जुड़ा है। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये आप कैसे डिसाइड करोगे ये आपने इसमें सीख लिया। ये आना ही चाहिए, जब आप ये नहीं समझ पाओगे तो आगे आपसे कैसे क्या करना है वो कर नहीं पाओगे। चलो आगे चलते हैं। अब जरा बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड के, कैसे हैलोजन कंपाउंड को अपन लोग क्लासिफाई करते हैं। तो अगर हम लोग क्लासिफाई करने की बात करें तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे, यहाँ पर हैलोजन के लिए एक हमने यहाँ बेंजीन रिंग बनाई, और ये हमारे पास ये कार्बन यहाँ पर है और यहाँ हमने लगा दिया हैलोजन, ये X। अब जरा याद करिएगा कि कैसे हम इसे क्या बोल रहे हैं। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है टॉल्विन, अगर यहाँ हम देखें, इसको भी हटा दें और यहाँ हम लिख दें क्या, CH3। देखो जरा, तो इस कंपाउंड का नाम है अभी टॉल्विन। क्या नाम है इसका, टॉल्विन। जरा देखिएगा भाई, ये टॉल्विन है। अब अगर आपने यहां से हटा दिया एक हाइड्रोजन और इसकी जगह आपने एक लगा दिया, बेंजीन रिंग में ऐसे सर्किल भी बना सकते हैं, तो ये आपने अगर यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन एटम X, मतलब हैलोजन। तो जब टॉल्विन से एक हाइड्रोजन हट जाता है तो वो ग्रुप जो होता है वो बेंजाइल ग्रुप होता है। तो ये अगर X ना लगाएं, X ना लगाएं, क्योंकि अभी आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो इसे हम लोग बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप। तो ये है आपका बेंजाइलिक कार्बन, कौन सा, ऊपर वाला ये कार्बन, ये कार्बन आपका बेंजाइलिक कार्बन है, तो हम सीधे उसको बेंजाइल लिख दे रहे हैं। अब आप समझ गए, बेंजाइलिक कार्बन, या हम क्या बोल सकते हैं उसे, बेंजाइल ग्रुप। तो बेंजाइल ग्रुप बोल दे रहे हैं इसे। जरा देखिएगा, ये क्या हो गया आपका बेंजाइल ग्रुप। अब जब बेंजाइल ग्रुप हो गया तो आपने इसी जगह क्या लगा दिया, हैलोजन, तो वो कैसा हो गया, बेंजाइल हैलाइड हो गया।
जरा आगे बात करें तो कैसे याद करोगे, याद आपको ऐसे करना है, इसको कैसे लर्न करोगे भाई, डबल बॉन्ड का जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का नेक्स्ट कार्बन, बेंजीन रिंग का जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो बेंजाइलिक कार्बन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर हम बात करें डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, देखो जरा ये हमने फ्री कर दिया, तो डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन होता है, ये डबल बॉन्ड कार्बन और ये डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, तो ये जो कार्बन है इसे हम लोग बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। इसका मतलब इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन की, तो ये कैसा हो गया? एलाइलिक। जरा समझिएगा, ये हो गया एलाइलिक ग्रुप, ठीक है। अब अगर कहीं आप बात करें एल्काइल की, तो ये R और ऐसे हमने यहाँ पर RR लगा दिया, तो अगर ऐसे हो कि हर जगह कार्बन कार्बन लगा हो, या इस कार्बन इस R की जगह हाइड्रोजन लगा हो, R का मतलब एल्काइल, एल्काइल मतलब क्या? कार्बन ना, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ही लगा है तो कोई बात नहीं है, इसे हम बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। ये जो एल्काइल ग्रुप है अभी हमने टर्सरी सेकेंडरी सिखाया था, तो ये कैसा हो गया है? टर्सरी कार्बन। कैसा है? टर्सरी कार्बन, ठीक है। अब जरा बात करें तो एल्काइल ग्रुप से आगे चलते हैं, तो यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए कि डबल बॉन्ड का जो कार्बन है वहीं पर वैलेंसी फ्री हो जाए, तो इसे बोलते हैं बिनाइल ग्रुप। जरा समझिएगा, इसे क्या बोलेंगे? बिनाइल ग्रुप। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ही हो जाए यहाँ पर कोई वैलेंसी फ्री, इस जगह वैलेंसी फ्री हो जाए, तो इसे बोलते हैं एराइल ग्रुप। तभी हम लोग पढ़ते ही हैं एरिल हैलाइड, तो ये हो गया एराइल ग्रुप। इस तरीके से अब हम क्या करें, ये हमारे पास ग्रुप बन गया। इन सभी जगह अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर दें, मतलब यहाँ पर CH2 की जगह हम क्या लगा दें? X लगा दें। अब ये हटा रहे हैं और आप धीरे धीरे नेम वहाँ चेंज कर लीजिएगा, देखिएगा अब ये ग्रुप हटा रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? देखो यहाँ लगा दिया हमने X, तो इसका नाम हो गया बेंजाइल हैलाइड। नाम क्या हो गया? बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। अब देखिए वहां पर क्या लिखा है? एलाइलिक ग्रुप। अब हम ये ग्रुप टर्म यहां से हटा दिए और हमने उसकी जगह लगा दिया, यहां पर देखिएगा, यहां लगा दिया हमने X, तो इसका नाम हो गया एलाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। क्या हो गया? ये एलाइलिक हैलाइड। अब आप समझिए, अगर यहां पर हमने X लगा दिया तो ये ग्रुप की जगह अब क्या हो जाएगा भाई? एल्काइल हैलाइड। ये क्या हो गया हमारा? एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ देखिए बिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस जगह हम लोग क्या करें? ये हटा दें और यहाँ हम लोग क्या लगा दें? वापस यहाँ X लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा? बिनाइल हैलाइड। बोलो भाई, क्या हो गया? ये बिनाइल हैलाइड। अब देखिए आपने वही काम वहाँ पर भी किया, एराइल ग्रुप। ये ग्रुप टर्म हमने हटा दिया यहाँ से, और ग्रुप टर्म हटते ही हमने क्या ऐड कर दिया वहाँ पर भाई? X। और जैसे X ऐड किया तो इसके नेम के आगे क्या आ गया? एरिल हैलाइड। चलो ये बात सबको पता है और बस देख रहे हैं बार बार, इसी को रिवीजन कहते हैं। अब आप समझो जरा, अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना। सबसे पहले हम आपको ग्रुप सिखा चुके हैं कि कैसे आप ग्रुप बनाते हैं, कौन सा एराइल है कौन सा एल्काइल है। अब हम आपको क्या सिखा रहे हैं? कैसे आप निकालेंगे, ये क्लासिफिकेशन है। तो हैलोजन कंपाउंड को इस तरीके से हम लोग 5 टाइप से देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखा हमने। अब यहाँ से अगर कार्बन जहाँ हैलोजन लगा है उस कार्बन की बात करो, तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड बने हैं भाई? 4। देखिए 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड यहाँ और 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, तो जितने सिग्मा बॉन्ड हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होंगे। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए जिस कार्बन की बात करोगे उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्या हो जाएगा? sp3। मीन्स ये जो कार्बन आपको दिख रहा है जहां से लगा हुआ है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। जरा यहाँ देखो, तो 2 हाइड्रोजन लगा है, 1 सिग्मा बॉन्ड से X लगा है और 1 सिग्मा बॉन्ड से कार्बन लगा है। इसका मतलब यहाँ पर भी अगर आप बात करते हैं तो ये भी कैसा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये भी है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। मतलब एलाइलिक कार्बन कैसा हुआ? sp3 हाइब्रिडाइज्ड,
बेंजाइलिक कार्बन कैसा हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब जरा देखिए एल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है तो इससे भी 4 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं, इसका मतलब ये एल्काइल वाला भी कैसा है भाई, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है। समझ गए ना, बोलो भाई, समझ आ रही बात। चलो यहां पर आ जाओ, पाई बॉन्ड को कभी भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, तो यहां आप इस कार्बन के बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन जहां से लगा है हम उस कार्बन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को आप यहाँ जो पाई बॉन्ड है उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 हाइड्रोजन, 3 सिग्मा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 3। इसका मतलब ये जो कार्बन होगा अब ये सिर्फ 3 ऑर्बिटल यूज करेगा और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 वाला हुआ, तो ये कार्बन कैसा हो गया बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जरा सॉरी sp2, यहां पर देखें जरा, तो यहां 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक ये 3 बॉन्ड, तो फिर से यहां पर पाई बॉन्ड आया और पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे, तो इसी कार्बन से लगा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो हमने यहाँ पर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड भी देख लिए कि कैसे क्लासिफाई करते हैं, और यहाँ हमने देखा कि 2 कंपाउंड बिनाइलिक और एराइल जो हैं वो कैसे हैं, वो हैं आपके sp2, और 3 स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं, एक बेंजाइल और दूसरा एलाइल और तीसरा हमारे पास एल्काइल, ये आपस में कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म हो गया। अब इसी में हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, जो इसी पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या समझेंगे जरा देखिएगा। कभी भी आप अगर बात करते हैं रिएक्टिविटी, कंपाउंड की रिएक्टिविटी कैसे होती है, तो आप रिएक्टिविटी के लिए हमेशा जाएंगे उसके इंटरमीडिएट को चेक करेंगे, और जब आप इंटरमीडिएट चेक करते हैं तो आप देखिए कि ये कैसे ब्रेक हो रहा है। अगर आप यहाँ पर इसे ब्रेक करें, जब ब्रेक करेंगे ये X जाएगा तभी ये कोई रिएक्शन देगा, तो X अगर यहाँ से जाता है तो आप जरा बात करें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, और उसी टाइम इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब भाई बॉन्ड तो हो गया पोलर, और जब ये CX बॉन्ड पोलर हो गया तो जैसे ही यहां से ब्रेक होगा, ब्रेक होते ही आप समझ गए कि यहां आने वाला है माइनस और इस कार्बन पे आने वाला है प्लस। बोले सर जी यही काम हर जगह करेंगे, बोले कर डालो, लो भाई यहां पर आया माइनस और यहां पर आ गया प्लस। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, तो इसका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, तो इसको भी हमने ब्रेक किया, तो यहां माइनस और ये क्या आ गया, एल्काइल पे प्लस। यहां भी ब्रेक किया तो ये टूटा और यहां हुआ माइनस और इस कार्बन पे आ गया प्लस, और सेम हमने यहां पर भी तोड़ने की कोशिश की, टूटे ना टूटे वो हमारा काम बाद का है, अभी तो हम देखेंगे कि बनेगा क्या। तो इसको भी तोड़ा तो यहां पर हो गया प्लस। अब बोले ये सब करना क्यों है, ये करना इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ लर्न करना है बच्चा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे इंटरमीडिएट से, और जब भी ये हाइलाइड रिएक्शन देंगे तो इनका इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकेटाइन। क्या बन रहा है यहाँ, कार्बोकेटाइन। तो जब भी ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना रहे होंगे उस समय इनके स्टेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे होंगे, और सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वो यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है। रेजोनेंस कैसे देखोगे बच्चा, रेजोनेंस कैसे देखोगे जरा देखिएगा ध्यान से। अगर हम यहाँ इसको पाई बॉन्ड के टर्म में ड्रॉ कर दें, जरा देखिएगा क्या हुआ आप, तो यहाँ प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ गया रेजोनेंस अल्टरनेट पोजीशन पे, तो रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हुआ। और फिर बेंजीन रिंग के अंदर भी रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से रिंग के अंदर भी रेजोनेंस है और रिंग से बाहर भी रेजोनेंस है। और जब कहीं इंटरमीडिएट में रेजोनेंस आ जाता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, और यहाँ रेजोनेंस ज्यादा है, इसलिए बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। कैसे, यहाँ से कंपेयर करो, प्लस
सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस एक ही है और यहाँ रेजोनेंस रिंग के अंदर भी था और रिंग के बाहर भी था। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, एलाइलिक से। एल्काइल में चेक करो, प्लस चार्ज, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, मतलब कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, कोई रेजोनेंस नहीं है। बिनाइल को जरा चेक करें, तो बिनाइल के केस में देखें, अगर डबल बॉन्ड पर ही प्लस चार्ज आ रहा है तो बच्चों याद रखना आप कि वो क्या हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है, उसकी स्टेबिलिटी को और कम कर देगा। जरा यहां देखिए, यहां तो रेजोनेंस था और रेजोनेंस के साथ डबल बॉन्ड था और यहां प्लस चार्ज आ गया, पूरा रेजोनेंस को ही डिस्टेबलाइज कर दिया। और जब रेजोनेंस को डिस्टेबलाइज कर देगा तो ये और लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में तो लेस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं और यहां कोई रेजोनेंस वाला कंसेप्ट लगाने की बात ही नहीं हो रही है और ये दोनों रेजोनेंस के बेस पे थे। तो क्या हम ऑर्डर बना सकते हैं? अब ऑर्डर अगर हम बनाए बच्चे तो क्या बनेगा, जरा देखो, सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक, एक नंबर पे आ जाएगा। बेंजाइलिक के बाद 2 नंबर पे कौन आएगा, एलाइलिक आ जाएगा। और एलाइलिक के बाद अगर आप बात करते हो तो कौन आएगा, एल्काइल आ जाएगा, है ना। तो एल्काइल कार्बोकेटाइन के बाद अगर आप 4th नंबर पे बात करो तो कौन आएगा भाई, बिनाइल आ जाएगा। और बिनाइल के बाद अगर आप बात करते हैं 5th नंबर पे तो यहां पर कौन आ जाएगा, एरिल कार्बोकेटाइन। तो इस तरीके से आपने स्टेबिलिटी की बात कर लेनी है। बेंजाइलिक सबसे ज्यादा होगा और बेंजाइलिक के बाद एलाइलिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और एलाइलिक के बाद एल्काइल, एल्काइल के बाद बिनाइल और बिनाइल के बाद एरिल। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब इसी पर बेस्ड आपसे पूछा जाता है क्या, क्वेश्चंस। तो इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, तब हम यहाँ रिएक्टिविटी बता पाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या हो जाए कि बताइए बेंजाइल हैलाइड है और टर्सरी एल्कोहल की बात करें, या एल्कोहल में किसी भी एल्कोहल से एल्कोहल की जब हम रिएक्शन कंपेयर कर रहे हो तो वहां पर इसकी स्टेबिलिटी जरूरत पड़ेगी। जो स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होगा, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वही कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव आपको देखने को मिलेगा और रिएक्शन फास्ट देखा। चलो करेंगे, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आईपीएससी नेमिंग करना हो तो बड़ा इजी है, सब लोग कर लेते हैं और कुछ ऐसा है नहीं। हम यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हमने ले लिया Br और यहाँ हमने ले लिया CHCl और इस तरीके से CH2 CH3, ये हमारे पास एक कंपाउंड आ गया। और इसकी अगर आईपीएससी नेमिंग करनी हो फटाफट करिए, आप लोग देखिए कर पा रहे हैं क्या, करिए फटाफट। चलिए बताते हैं। अब यहां से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए एक इधर से करके देखते हैं, 4 5 6 इधर से करके देख लिया। अब एक बार उधर साइड से आते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों तरफ से अगर हम देखते हैं तो 6 कार्बन की चेन मिल रही है और लोकेंट्स की पोजीशन, लोकेंट्स मतलब ये जो साइड चेन लगे हैं, साइड चेन क्या है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इसका कोई सफिक्स नहीं है तो कंसीडर होगा प्रीफिक्स की तरह। और नेमिंग का तरीका आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स और प्रीफिक्स के बाद हम लोग लिखते हैं बेटा रूट वर्ड और रूट वर्ड के बाद हम लोग लिखते हैं सफिक्स। बोले ये क्या हो गया, जरा देखो। अब अगर आप सफिक्स प्रीफिक्स की बात करो तो प्रीफिक्स में बेसिकली हम लोग किसको लेते हैं, साइड चेन को। साइड चेन को मतलब जो नंबरिंग से छूट जाता है। और रूट वर्ड की अगर बात करें तो यहां हम लेते हैं एल्क वर्ड। एल्क का मतलब C1 है तो मेथ, समझ गए ना, अगर C2 है तो एथ, ये रूट वर्ड लेते हैं यहां पर। अब जरा सफिक्स की बात करें तो सफिक्स यहां पर 2 तरीके से, एक 1 डिग्री और दूसरा 2 डिग्री। 1 डिग्री में आपको देखना होगा एन, इन और आइन। ये एन कब होगा, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा होगा तो एल्क के साथ एन लगा दोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो एल्क के साथ इन लगा दोगे और ऐसे यहाँ आइन लगा देंगे। और इसके साथ अगर 2 डिग्री की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो ये 2 डिग्री में कौन आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप।
अब फंक्शनल ग्रुप जैसे आप यहाँ OH होता तो ऑल यूज कर लेते हैं, तो ये सफिक्स आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, ठीक है। ऐसे अगर ये एल्डिहाइड होता फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पर अल यूज हो जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो ओइक यूज हो जाता। खैर छोड़ो, अब ये आप समझ गए प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। अब यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसका कोई सफिक्स तो है नहीं हाइड्रोजन का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे प्रीफिक्स की तरह। अब प्रीफिक्स में ब्रोमीन है और Cl है, अब दोनों ही थर्ड फोर्थ पोजीशन पे हैं दोनों तरफ से, तो आपको क्या देखना होगा ऐसे केस में, ऐसा नहीं कि किसी भी तरफ से कर देंगे, जब साइड चेन की पोजीशन सिमिलर आ रही है दोनों साइड से, तो आपको उसकी तरफ से चलना होगा जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता हो। तो ब्रोमो और क्लोरो, पहले ही हमने बता दिया है सब, ब्रोमो और क्लोरो, तो बी आएगा पहले, तो बी जब पहले आएगा तो इसको 4 क्यों मिल रहा है भाई, इसको 3 मिलना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया सही और ये हो गया गलत। आई बात समझ में, तो इधर से जाएंगे, तो नेम क्या हो गया, नेम हो गया 3 ब्रोमो, नेम हो गया भाई 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। देखिए प्रीफिक्स हम लोग लिख चुके, साइड चेन हो गया है ना, इसका सफिक्स नहीं है तो साइड चेन हो गया 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। और बताइए एल्क वर्ड कितने कार्बन का है बेटा, 6 कार्बन का। और क्या पूरे चेन में आपको कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिखाया या ट्रिपल बॉन्ड दिखा, नहीं दिखा ना, तो इसका मतलब यहाँ सभी बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं आपको, सिंगल दिख रहे हैं। और सिंगल के लिए आप प्राइमरी सफिक्स क्या लगाओगे, एन, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप आपको स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहा है, तो आपने यहाँ आगे क्या लिख दिया बेटा, एन। और इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया नेम, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। क्लियर है ना। चलो, तो ऐसे आप बहुत सारे कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो। अगर हमने कोई यहाँ पर बेंजीन रिंग वाला ले लिया और इसकी आपको आईपीएसी नेमिंग करनी पड़ जाए, यहाँ हमने ब्रोमीन लिखा और यहाँ भी ब्रोमीन लिखा, और अगर हम लोग इस जगह की बात कर लें, ब्रोमीन यहाँ पर हो और इसके रिस्पेक्ट में ब्रोमीन यहाँ लगा दें, और तीसरे वाले कंपाउंड में देखिए ज़रा, ये ब्रोमीन यहाँ है और दूसरी ब्रोमीन यहाँ लग गई। अब यहाँ पर अगर आपको आईपीएसी नेमिंग करनी है तो आप क्या करोगे, ऐसे केस में आपको देखना है पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, तो 1,2, तो नेमिंग क्या हो जाएगी 1,2, और पहले ही लिखना होगा, जान गए हो, डाइब्रोमोबेंजीन। ये जब 1,2 बोलते हैं तो इसी को बोलते हैं आर्थो, है ना, ये क्या होता है आर्थो पोजीशन, ध्यान रहे 1,2 पोजीशन इज आर्थो पोजीशन, तो इसी को हम आर्थो डाइब्रोमोबेंजीन बोलेंगे। अब जरा देखिए इसके रिस्पेक्ट में 1, 2, 3 करें तो नेमिंग क्या होगी 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और 1,3 को हम लोग क्या बोलते हैं मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन जब होता है तो मेटा को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। और ये आर्थो पोजीशन है तो आर्थो पोजीशन हमने वैसे ही दिखा दिया। अब जरा देखिए 1, 2, 3 और ये 4। अब यहाँ पर कितना हो गया 1 से लेके 4 तक, तो नेम क्या हो गया 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। और 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन को हम लोग क्या बोलेंगे पैरा, क्या बोलेंगे भाई पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, कैसे पी से लिखते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से भी आप आईपीएसी नेमिंग कर सकते हो। कुछ बच्चों को लगता है कि आर्थो मेटा और पैरा ये आईपीएसी के अकॉर्डिंग है, वो कॉमन नेम है, हाँ, तो ध्यान रखिएगा आईपीएसी लिखना है तो आपको इसी रिस्पेक्ट में बताना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसी तरह आप करेंगे। अब अगर प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करना है एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन, और किससे करना है एल्कोहल से करना है। जरा देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। एल्कोहल का मतलब हो गया हमारे पास ये ROH। अब यहाँ पर ये एल्काइल एल्कोहल है एक तरीके से, क्योंकि R को अभी हमने समझाया कि R का मतलब एल्काइल, और ये OH आ गया एल्कोहल हो गया। अब आपको बनाना है एल्कोहल से, तो कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप करा दें किससे, एनहाइड्रस ZnCl2 से, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में HCl से रिएक्शन कराएं,
और जैसे इससे कराएंगे रिएक्शन तो OH वहां से हट जाएगा बालक और क्या लग जाएगा Cl। ठीक है। दूसरा, अगर आप इसी अल्कोहल की रिएक्शन आप SOCl2 से करा दो, SOCl2 से जैसे ही रिएक्शन कराओगे यहां बन जाएगा फिर से वही RCl, और यहां आपको याद रखना है बाई प्रोडक्ट इसका SO2 और HCl। यहां जो बाई प्रोडक्ट हैं वो क्या है, गैसेस हैं, और इसीलिए ये जो SOCl2 है थायोनिल क्लोराइड से जब हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की तो ये बेस्ट मेथड होता है थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराना। बेस्ट मेथड क्यों होता है, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है वो एस्केपेबल गैसेस हैं, देयर बाई प्रोडक्ट आर एस्केपेबल गैसेस, और ये क्या हो गए भाई, ये आपका यहां से निकल जाएगा, और जब ये गैस यहां से निकल जाएगी तो बाई प्रोडक्ट से, जब ये बाई प्रोडक्ट गैसेस ये यहां से निकल जाएंगी तो क्या होगा, ये भाई बाई प्रोडक्ट जाने से आपके पास प्रोडक्ट यही बना रह जाएगा, क्या, एल्किल क्लोराइड। ठीक है। दूसरी बात, अगर यही कंपाउंड के रिएक्शन हम अल्कोहल के ही रिएक्शन किससे करा दें, PCl5 से, तो PCl5 से अगर आप कराते हो तो यहां क्या बन जाएगा, RCl। क्या बन जाएगा, RCl, और इस जगह जब आप PCl5 से कराएंगे तो यहां बाई प्रोडक्ट HCl और POCl3 मिलेगा। ठीक है। अगर इसके रिएक्शन अल्कोहल के आपने किससे करा दी, PCl3 से करा दी, तो यहां पर प्रोडक्ट तो वही है लेकिन यहां बाई प्रोडक्ट आपका बदल गया, क्या होगा, H3PO3। क्लियर है ना। तो ये आपका बाई प्रोडक्ट मिल गया H3PO3 और प्रोडक्ट आपका आ गया एल्किल क्लोराइड। तो इससे आप अल्कोहल से यहां से कहीं से भी रिएक्शन करा सकते हैं, ये मेथड है। और भी मेथड यहां पर हो जाते हैं। अगर आप इसके रिएक्शन करा देते हो, HBr आपको बनाना है तो आपको वहां कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर लेना होगा HBr का 48% HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो वहां से रिएक्शन होके क्या हो जाएगा, RBr हो जाएगा। तो अल्कोहल से इस तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। जरा हम यहाँ अल्कोहल से रिलेटेड आपको एक रिएक्शन अलग से पढ़ा रहे हैं इसी का, जो आपसे बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ हमने जैसे ही लिखा, एक रिएक्शन ले लें, और यहाँ हमने लिखा बेटा CH3 CH2OH, ये रिएक्शन है, और यहाँ हमने लिया एनहाइड्रस ZnCl2, और इस एनहाइड्रस ZnCl2 की रिएक्शन करा दी HCl से। जैसे HCl से कराया तो यहाँ HCl ले लें कंसंट्रेट, तो ये प्रोडक्ट यहां बना, और ये प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, CH3 CH2Cl। ठीक है। हमने दूसरा प्रोडक्ट फिर लिखाया, दूसरा रिएक्टेंट लिया, और इस बार जो हम अल्कोहल ले रहे हैं, ये अल्कोहल आप ध्यान से देखिए रीजेंट वही है, तो फिर से आप इसमें क्या करेंगे, कोई टेंशन की बात है नहीं भाई, चलो यहाँ से H हटाया, OH हटाया और Cl लगा दिया। फिर हमने तीसरी बार लिया यही रीजेंट, और इसी रीजेंट के साथ हमने टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन कराई। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन होता है कि ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाता है, इसके लिए मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और रूम टेम्परेचर पर ही इसे HCl के साथ हीट कर दो, कंसंट्रेट HCl के साथ तो ये यहां से हट जाएगा, और क्या आ जाएगा वहां, Cl। अब बच्चे अगर आपको याद हो तो हमने इसीलिए थोड़ी देर पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सिखाया था। अगर इन एल्किल इनमें आप जो अल्कोहल बना, अल्कोहल जो आप लिए हो, इस अल्कोहल को देखो तो ये जो अल्कोहल है इससे जो कार्बोकेटाइन बना वो प्राइमरी है, और इससे जो आपका कार्बोकेटाइन बना वो कैसा है, सेकेंडरी है, और इससे जो कार्बोकेटाइन बना वो कैसा है, टर्सरी। और टर्सरी कार्बोकेटाइन हमने बताया कि ज्यादा स्टेबल होती है, तो जब टर्सरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो यही रिएक्शन फास्ट देगी, और जब यह यहाँ रिएक्शन फास्ट देगी तो यहाँ पर मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और खास बात, ये जो रिएक्शन है ये है ल्यूकास टेस्ट, तो ल्यूकास टेस्ट फॉर अल्कोहल। अब अल्कोहल चैप्टर में भी ये है, और आपको कहाँ मिल रहा है, एल्किल हैलाइड में भी मिल रहा है ल्यूकास टेस्ट। तो ये ल्यूकास रिएजेंट आपका क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है
क्या क्वेश्चन होता है कि बेटा टर्सरी अल्कोहल जो है, ये टर्सरी अल्कोहल इंस्टेंटली ये बना देगा क्या, एल्किल क्लोराइड, और आपसे यहां लिखना होता है कि टर्बिडिटी अपीयर एट वंस। जैसे ही टर्सरी अल्कोहल में आप ल्यूकास रीजेंट मिलाओगे तो एक अलग रिएक्शन हो गई, हमने अलग से बताया, रिएक्टिविटी की वजह से हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप ये मीडियम लेके चलते हो, ल्यूकास के साथ यही कराते हो, तो ये तुरंत रिएक्शन देगा और यहां पर टर्बिडिटी अपीयर होगा। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो तो टर्बिडिटी अपीयर आफ्टर 5 to 10 मिनट, रीजन रिएक्टिविटी। और प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन इतनी स्लो हो जाती है कि आप लैब में इसका वेट नहीं कर पाएंगे उतनी देर तक। तो ये रिएक्शन होती तो है, लेकिन हमें यहां लिखना होता है कि टर्बिडिटी डज नॉट अपीयर, मींस रिएक्शन नहीं हुई, ऐसा हम लिखते हैं, लेकिन रिएक्शन तो हो रही है। ठीक है, तो आप क्या समझे, आप ल्यूकास टेस्ट से तीनों अल्कोहल को अलग कर सकते हो, तीनों यहां अल्कोहल को अलग कर सकते हो। टर्बिडिटी अपीयर एट वंस मींस टर्सरी अल्कोहल था रिएक्टेंट, टर्बिडिटी अपीयर आफ्टर 5 to 10 मिनट, इट मींस अल्कोहल इज सेकेंडरी। और अगर टर्बिडिटी अपीयर नहीं हो रही है ल्यूकास टेस्ट के अकॉर्डिंग तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल प्राइमरी है। क्लियर हो गया बच्चों। और अगर रिएक्शन सिर्फ इसी के लिए आ जाता है कि कौन से अल्कोहल है जो कंसंट्रेट HCl के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेगी, तो ये यही है। आ गया सबको, चलो भाई। अब अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन से आप क्लास 11th में पढ़ते आए हो कि एल्कीन से हम कैसे रिएक्शन करा सकते हैं। तो एल्कीन की रिएक्शन कराना है, अगर आप यहां पर लेते हो इथीन और आपको बनाना है क्या, एल्किल हैलाइड। क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड। तो आप यहां रिएक्शन कराओ बच्चे हाइड्रोजन एसिड का। हाइड्रोजन एसिड क्या है, HX। HX माने आप यहां जनरली रिएक्शन देखोगे किसका, HCl और HBr का। तो बच्चों ये आप साथ साथ ध्यान रखें कि ये क्विक रिवीजन है, तो थोड़ा सा जल्दी चलूंगा, तो आपको कहीं टेंशन हो रही हो कि यहाँ स्किप हो गया या कम समझ आया, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको यहाँ पर थोड़ा समझ के चलना है, थोड़ा दिमाग का यूज करो। तो ये इथीन है और HCl और HBr के साथ हमें रिएक्शन कराना है। जब भी आप देखोगे तो ये H+ होगा और ये X- होगा। आपको हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। ये तो हमने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया है, तो यहां आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं है। आप इस बॉन्ड को ब्रेक करिए और एक तरफ H+ दे दीजिए और दूसरी तरफ क्या दे दीजिए, X। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा CH3 और दूसरी तरफ आपका बन जाएगा CH2X। लेकिन यहां आपका मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा। अगर हमने ये एल्कीन चेंज कर ली और एल्कीन ले ली अनसिमेट्रिकल, एल्कीन हमने ले लिया यहां पर अनसिमेट्रिकल, और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन देखिए कैसे अनसिमेट्रिकल बोल रहे हैं, CH3CH, ये आ गए हमारे पास। तो अब हम इससे रिलेटेड 3 रिएक्शन आपको कराएंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वही हम भी आपसे पूछेंगे, क्योंकि ना आपके पास टाइम बचा है अब इन सब चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने की। बस आप सिलेक्टेड पढ़ो और जल्दी से नंबर स्कोर करो, और आप बच्चों सॉल्व पेपर जरूर लगाते रहिए। आपको सॉल्व पेपर से पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है प्रैक्टिस करना। जरा देखिए क्या करना है। जैसे हमने यहां पर लिया तो इस जगह आपको लगाना होगा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या समझोगे कि जब भी हम रीजेंट को ब्रेक करें, रीजेंट आपने क्या लिया है, HCl, जैसे ही इसे ब्रेक करोगे आप समझ रहे हो कि Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और H के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहां पे है, इस जगह। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो Cl आएगा वो कहां पे जाएगा भाई, डबल बॉन्ड के टूटने से इस जगह जाएगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब इसने किसको फॉलो किया है, मार्कोनिकॉफ रूल को। कौन सा रूल लगा, मार्कोनिकॉफ रूल। अब जैसे हम इस HBr की पहले बात करें, इस HBr को अगर देखें तो फिर से यहां माइनस और यहां प्लस रीजेंट की बात करें, जैसे यहां Br- और H देखा तो आप फिर से वही कंसेप्ट लगाओगे मार्कोनिकॉफ रूल, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा डबल बॉन्ड कार्बन के पास। तो भाई कोई टेंशन नहीं होगी, CH3 CH Br और ये CH3।
लेकिन जब हम सेकेंड वाले की बात करें, यहाँ HBr के साथ पेरोक्साइड है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी HBr के साथ पेरोक्साइड होगा तो रूल उल्टा हो जाएगा, और ये सिर्फ केस पेरोक्साइड वाला HBr के साथ ही लगेगा। तो HBr के साथ अगर पेरोक्साइड आ जाए तो फिर हम लोग उसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। इसका मतलब जो हम पहले कर रहे थे अब वो नहीं करना है, अब उसका उल्टा करना है। और जस्ट अपोजिट क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अब उधर देंगे जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा। क्लियर है ना? तो ज्यादा होने का मतलब इस बार यहां CH2 के पास आप देखो तो ये CH2 है और ये CH है, तो आप क्या करेंगे बच्चे, अब यहां रूल लग गया एंटी मार्कोनिकॉफ। तो CH के पास चला आया हाइड्रोजन और Br कहां आ गया, इसके पास आ गया। इसका मतलब ये हो गया CH2Br, और रूल क्या लगा यहां, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आ गया ना समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर तो बड़ा सिंपल है। जब यही एग्जाम में, नीट में, जेईई मेंस में, तो ये थोड़ा सा बॉन्ड लाइन आ जाता है, तो उसमें टेंशन नहीं होना चाहिए कि कैसे हमें करना है, आ जाएगा सबको। चलो एल्कीन्स की बात हो गई। अब बात करते हैं जरा हुन्स-डिकर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हुन्स-डिकर रिएक्शन। क्या करते हैं इसमें लेते हैं हम लोग सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या होता है भाई, सिल्वर साल्ट। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, RCOOH, यहां हमने ले लिया इसका ये सिल्वर साल्ट, तो ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, बड़ा आसान है। देखो जरा क्या करोगे, बहुत सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल रिएक्शन कोई हो ही नहीं सकती। इस Br को जरा दो पार्ट में ऐसे अलग अलग रख लो, दो Br है ना, तो ऐसे ऐसे कर लिया, ठीक। और इसको भी आप ऐसे ब्रेक कर लो। देखो जरा, ये देखिए, इससे आसान क्या ऑर्गेनिक हो सकती है। एक Br यहां दे दो बेटा और एक Br यहां दे दो, बस। आपको कौन सा मैकेनिज्म समझना, आपसे तो बस सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको अब मैकेनिज्म का टेंशन ही खत्म हो गया। तो अब आपसे मैकेनिज्म पूछी नहीं जाती है, तो आप बस ट्रिक से चलो। तो देखिए यहां से ये Br हमने कहा दिया, एक इधर दिया और एक CO2 ये इधर निकल गया CO2, और ये हो गया AgBr। तो इस तरीके से कहीं पर भी आप बना सकते हो। सपोज ये आपके पास ये होता सिल्वर एसीटेट, Ag है ना, सिल्वर एसीटेट। इसकी रिएक्शन आपसे ऐसे लिखा जाता Br2, और यहाँ एरो के ऊपर लिखा होता CCl4। आपसे कहे थे कि बताओ क्या बना, हम तो सीधे कह रहे हैं लो ये आपका प्रोडक्ट हुआ, बाकी हमसे मतलब ही नहीं है। प्रोडक्ट क्या हो गया, ब्रोमोमीथेन, क्योंकि यही तो बना, यही आपका बन गया भाई। ये तोड़ ओड़ के वहां नहीं दिखाना, ये तो बस समझने के लिए था। अब आपने सीधे प्रोडक्ट क्या बनाया, ये CO2 निकल गया, ये AgBr निकल गया, आपका प्रोडक्ट तो यहीं से आया। क्या प्रोडक्ट आया आपका, CH3Br। आगे बात समझ में, इसे क्या कहते हैं, हुन्स-डिकर रिएक्शन। चलो आगे आ जाते हैं। फिंकलिस्टन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिंकलिस्टन रिएक्शन स्पेशली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, एल्किल आयोडाइड के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, एल्किल आयोडाइड के लिए। यहां पर रीजेंट क्या यूज होता है, यही तो याद करना होता है। रीजेंट याद हो जाए और क्या बनाते हैं और किससे बनता है यही याद हो जाए, ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाती है। रीजेंट देखो यहां पर हम लोग लेते हैं सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, या यहां पर एल्कोहलिक सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपके एल्कोहलिक सोल्यूशन भी दिया है, मींस मिथेनॉल, इथेनॉल की बात कर सकते हैं, और या यहाँ पर ड्राई एसीटोन ले लें। किससे बनाते हैं, तो ये बनाते हैं एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड से। तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन जैसे ही आप कराओगे किससे, सोडियम आयोडाइड से। किससे रिएक्शन कराओगे भाई, सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो यहाँ क्या ले लेंगे, ड्राई एसीटोन। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ड्राई एसीटोन, और भाई क्या होना है, हाइड्रोजन एक्सचेंज। तो ये रिएक्शन जो एग्जांपल है हाइड्रोजन एक्सचेंज है, क्या होगा, ये Cl और Br आयोडीन से एक्सचेंज हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा Ri, और यहाँ भी आ गया Ri। क्लियर हो गया ना। तो ये क्या बन गया, एल्किल आयोडाइड हो गया, और इधर क्या आ गया, NaCl। तो ये तो बाई प्रोडक्ट है, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। तो भाई आपने क्या देखा, Finkelstein reaction is a type of halogen exchange method in which chloroalkane or bromoalkane is treated with sodium iodide in presence of dry acetone, then formation of alkyl iodide takes place. Such reactions are, this reaction is known as Finkelstein reaction. Clear है ना। तो Finkelstein reaction से स्पेशली हम ये बनाते हैं, ये है halogen exchange।
और यहीं पर अगर हम एक बात और करें हाइड्रोजन एक्सचेंज में, तो बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन, और स्वार्ट्स रिएक्शन में भी हम यही करते हैं। क्या, यहां पर हम लेते हैं वही एल्किल क्लोराइड, मतलब X की जगह क्या होगा, एल्किल क्लोराइड, और यहां आप जो रिएजेंट लेते हैं वो मेटालिक फ्लोराइड हो जाता है। मेटालिक फ्लोराइड क्या हो सकता है, SbF3 हो सकता है या Hg2F2 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, इनमें से कोई हमने एक ले लिया, और जो X है वो आप जान रहे हो, X क्या है, X इक्वल टू Cl हो सकता है या Br हो सकता है, तो यहां से क्या बन जाएगा, Rf। मीन स्वार्ट रिएक्शन स्पेशली किसके लिए यूज किया है, एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए। किसके लिए, एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए। तो स्वार्ट रिएक्शन से हम बनाते हैं एल्किल फ्लोराइड। आगे बात समझ में, ये भी रिएक्शन है हाइड्रोजन एक्सचेंज का, जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन रिप्लेस्ड हो जा रहा है किससे, फ्लोरीन से। और जब फिंक्लिस्टिन पढ़ा तो फिंक्लिस्टिन में भी क्लोरीन या ब्रोमीन किससे एक्सचेंज हो गया है, आयोडीन से। तो इस तरीके से ये हमारा दो रिएक्शन आ गया जिसमें हम हाइड्रोजन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं और एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड बना रहे हैं। स्वार्ट रिएक्शन यूज फॉर एल्किल हैलाइड और फिंक्लिस्टिन एल्किल आयोडाइड। फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन्स से अगर बात करें, सपोज यहां CH4 आपने ले लिया और इस जगह आपने क्या करा, इस जगह आपने क्लोरीनेशन कराना है। देखो जरा, हाइड्रोजनेशन कराना है आपको, और अगर आप हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हो तो यहां आपको लगाना है हाइड्रोजन, और ये काम होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। और जब सनलाइट के प्रेजेंस में होगा तो ये यहां से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा। अब यहाँ CH3Cl प्लस HCl, तो ये सब सिंपल रिएक्शन है। अब वहाँ वो CH3Cl बन गया, फिर आप उसकी रिएक्शन कराओगे किससे, Cl2 से, तो यह हो जाएगा CH2Cl2, फिर से HCl बना। अब क्वेश्चन ये सब नहीं हुआ, क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर Cl2 एक्सेस में ले लें तो ये जितने हाइड्रोजन है वो सब रिप्लेस हो जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आपका CCl4 एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर Cl2 आपने सिर्फ 1 मोल लिया है तो आपका मेजर प्रोडक्ट यही होगा। समझो क्या बता रहा हूं। अगर Cl2 आपने 1 ही मोल लिया है तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। लेकिन अगर आपने Cl2 एक्सेस में लिया है तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एल्केन्स से भी बना सकते हो, सिंपल है। और बहुत सारे रिएक्शन है, पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब जरा देखें, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरेंस बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन रिंग। अगर आपको बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन कराना है और हैलोएरिन बनाना है तो आप इसके लिए क्या करिए, आप इसके लिए यहाँ पर X2 लीजिए, और X2 हमने हमेशा से बताया है यहाँ पर कि ये क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन अगर आपको यहाँ लगाना है तो इस केस में आप क्या करिए, यहाँ पर आप लीजिए लुईस एसिड कैटलिस्ट। लुईस एसिड कैटलिस्ट क्या हो सकता है, ये हो सकता है आयरन, या हो सकता है यहाँ पर ये आयरन हैलाइड। ठीक है, ये क्या है, लुईस एसिड कैटलिस्ट। अब करना क्या है, ये जो आपने X लिया है, X आप जानते हैं X क्या हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो इस जगह आपका यहाँ से X लग जाएगा और इस तरीके से आप क्या बना लेंगे, हैलोएरेंस। तो ये हैलोएरेंस का प्रिपरेशन हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ बड़ा इजी वे में बन जा रहा है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन रिंग कैसे रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा आप यहाँ लुईस एसिड कैटलिस्ट लोगे तो लुईस एसिड कैटलिस्ट से यहाँ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे, हाइड्रोजन एटम से। अगर आप बेंजीन रिंग की बात ना करें और बेंजीन रिंग के बाहर कहीं सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं, देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ है या यहाँ है, कैसे समझें, क्योंकि कभी कभी तो यहाँ वहाँ दोनों जगह कंफ्यूज होते हैं। तो ज़रा देखो, इस जगह हमने ले लिया CH3 और अब यहाँ देखो क्या लिखा है, अब आपको हमने लिख के दिया X2 और साथ साथ में यहाँ लिखा है HNu। अच्छा, जब HNu लिखा है तो हो सकता है ये ना लिखा हो, सनलाइट लिखा हो। जैसे ये लिखा हो बालक, क्या करोगे, कह रहे हैं सर हम तो बेंजीन से हटाएंगे। भाई बेंजीन से हटाने के लिए क्या कैटलिस्ट होना चाहिए, लुईस एसिड कैटलिस्ट होनी चाहिए। लुईस एसिड कैटलिस्ट क्या है, या तो आयरन है या उसका आयरन हैलाइड है। क्या यहाँ पर आपने ऐसा लिया,
नहीं लिया जी। तो ये क्या है, सनलाइट है, तो सनलाइट किसको प्रेफर करेगा, ये बेंजीन रिंग के बाहर जाएगा, क्योंकि ये बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन नहीं करा पाएगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ये क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और ये सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग के बाहर होगा। और जब बेंजीन रिंग के बाहर सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो ये यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग, और अब भाई साहब आप यहां कराओ CH2X। आई बात समझ में? कुछ लोग बस यही याद करते हैं तो यहीं पर सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं, आंसर हो गया गलत। अब फिर से मैं वही कह रहा हूं कि अगर X2 आपने एक्स्ट्रा लिया है, एक्सेस में लिया है, तो ये जितने हाइड्रोजन है सब रिप्लेस हो जाएंगे किससे, हेलोजन से। बोलो समझ आ गया ना? तो साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन या रिंग में सब्स्टिट्यूशन, आपने रिंग में सब्स्टिट्यूशन करना है जी, ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने साइड में करना है सब्स्टिट्यूशन जी, ये हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या देखोगे, यहां आपको देखना होगा सनलाइट। क्या देखना होगा, सनलाइट। और अगर बेंजीन रिंग में कराने जा रहे हो तो वहां पर आपको कैटलिस्ट कोई चाहिए, लुईस एसिड कैटलिस्ट। चलो आगे आते हैं। सब्स्टिट्यूशन इन साइड चेन पहले ही बता दिया, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट भी बनाने, डाइजोनियम साल्ट से भी बनाने का तरीका है। तो देखिए भाई डाइजोनियम साल्ट कैसे बनाते हैं जी। डाइजोनियम साल्ट अगर आपको बनाना है तो इस कंपाउंड को बहुत जल्दी से याद कर लो। अगर ये भूल गए तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने सीखने की कोशिश ही नहीं की। हाँ यही है बात, और क्या। तो ये एनिलीन है, कंपाउंड क्या है, एनिलीन है। एनिलीन की रिएक्शन आपको कराना है सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन और मिनरल एसिड के साथ। अब मिनरल एसिड की बात करें तो यहाँ HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, तो चलो हम यहाँ HX ले लेते हैं, हमें क्या टेंशन लेना, फिर से बदल लेंगे भाई HX। तो ये आपने क्या लिया है, सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन और मिनरल एसिड सॉल्यूशन। इसको आप हीट कर दो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर यही टेम्परेचर जब ऐसे लिख के आ जाता है तो बोलते ये तो कुछ और हो गया। अरे भाई साहब ये वही है, बस इसको केल्विन में कर दिया। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में आपका यहां से फॉर्मेशन हो जाता है डाइजोनियम साल्ट का। अब ये डाइजोनियम साल्ट क्या है देखो जरा, ये N2 प्लस जो ग्रुप है इसे बोलते हैं एजो ग्रुप, डायजो ग्रुप। तो डायजो ग्रुप यहाँ क्या हो गया, N2 प्लस, और ये आ गया X माइनस। तो ये आपका क्या बना, बेंजीन डायजो, और यहां पर ये प्लस माइनस है तो ये आपका आ गया साल्ट बेंजीन डायजोनियम साल्ट। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम साल्ट ये आपका बन गया। अब आप क्या कराने जा रहे हो, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से कुछ बनाना चाह रहे हो। जरा देखते हैं क्या बना सकते हैं आप। बना तो बहुत कुछ सकते हैं आप, देखिए जरा। अगर आप यहां रिएक्शन करा दें CO2Br2 से तो ये आपका भाई बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और यहां आप याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस मत भूल जाना, नाइट्रोजन रिलीज होगी जब भी डाइजोनियम की रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर इसी की रिएक्शन आपने करा दी CO2Cl2 से क्यूप्रस क्लोराइड से, तो ये रिएक्शन यहाँ पर आपको, अब हम यहाँ Cl लगा दिए, टेंशन में आ गए क्या, वही बात है यार N2। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ये जो रिएक्शन हमने अभी तक पढ़ा, इस रिएक्शन को बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये हमारा आ गया क्या, सैंडमेयर रिएक्शन। तो परिवर्तन तो नियम है ही है संसार का, कुछ और करते हैं इसमें। क्या चेंज कर दें, यहां पर चेंज अगर हम ये कर दें कि आप क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह कॉपर ले लीजिए सिर्फ, और इसके साथ HCl के साथ हीट कर दो, बेटा रिएक्शन का नाम ही बदल गया। आपने बताओ क्या किया, सिर्फ आपने रीजेंट चेंज किया है, कॉपर के साथ HCl ले लिया है। अब इस रिएक्शन का नाम हो गया गटरमैन रिएक्शन। क्या नाम हो गया, गटरमैन रिएक्शन। नाम भी तो बहुत खतरनाक है। अगर आपने यहां पर ये HCl के जगह आपने क्या ले लिया, HBr, यहां पर आपने Cu और साथ में क्या HBr लिया, तो ये प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन।
तो ये रिएक्शन जो दोनों बनाई क्लोरो और ब्रोमो, कॉपर के साथ HBr और HCl, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। ये क्या है भाई? गटरमैन रिएक्शन है ना। तो गटरमैन रिएक्शन आपने देखा, आपने सैंडमेयर रिएक्शन देखा। अब जरा और देखिए क्या कर सकते हैं। इसी बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ सिंपली सेक कर दीजिए तो यहाँ से बन जाएगा आइडोबेंजीन। क्या बात है, क्या क्या बना दे रहे हैं भाई। तो ये क्या बन गया? आइडोबेंजीन। आपने सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसे वार्म कर दिया है, ये बन गया आइडोबेंजीन। और कुछ कर सकते हैं, अगर इसी बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को आपने स्टीम के साथ, यहाँ पर मतलब आप H2O के साथ एक तरीके से बॉयल कर रहे हो, स्टीम का मतलब H2O के साथ आप बॉयल कर रहे हो, तो इस केस में इसी बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से आपका बन जाएगा यहाँ OH आ जाएगा और इसे बोलते हैं फिनॉल। देखिए क्या क्या बना डाला आपने। तो यहाँ से आपने बना लिया क्या? फिनॉल भी बना लिया बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से। आपने यहाँ गटरमैन रिएक्शन भी करा लिया, आपने सैंडमेयर भी करा लिया। अभी और यहाँ पर हो सकता है अगर आप क्यूप्रस साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन। तो ये डाइजोनियम साल्ट से इस तरीके से हमने प्रिपरेशन सीख लिया। आइडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, दो नेम रिएक्शन स्पेशली हमने सिखाई, सैंडमेयर और गटरमैन। क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस क्लोराइड लोगे तो सैंडमेयर, और अगर कॉपर पाउडर के साथ HCl HBr लोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? आपका गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दो बात कभी ना भूलें। पहली जो पॉइंट हो जाती है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट की बात। बॉइलिंग पॉइंट भूल गए मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी समझा ही नहीं। और बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली किस पे डिपेंड करती है? पहली बात आप समझना, मॉलिक्यूलर वेट पे। किस पे? मॉलिक्यूलर वेट पे, मतलब मॉलिक्यूलर मास की बात करें। और दूसरी बात ये डिपेंड करेगी किस पे? ब्रांचिंग पे। और ये जो ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट आएगा, तो ये ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट आएगा किसके लिए? फॉर आइसोमेरिक कंपाउंड। फॉर आइसोमेरिक कंपाउंड। तो ब्रांचिंग कंसेप्ट किसके लिए है? आइसोमेरिक कंपाउंड के लिए। अब जरा समझिएगा, अगर कहीं हम बात करें कि R है और R ये I है, R Br है, RCl है और RF हो जाए उधर, कोई बात नहीं, मतलब आपका एल्काइल ग्रुप सेम है लेकिन आपका हैलोजन चेंज हो रहा है, तो आप मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बना सकते हो। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका ये I सेम हो जाए, और अगर I या Br सेम हो जाए, जैसे CH3Br हो गया, CH3CH2Br हो गया, या और एक कार्बन आगे हो गया, तो इस तरीके से जब आप देख रहे हो तो इस बार एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर फिर से मॉलिक्यूलर वेट से डिसाइड होगा। लेकिन अगर कंपाउंड ये हो जाए कि CH3CH2Br ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है और हमने यहाँ पर आइसोब्यूटेन भी ले लिया, और जैसे हमने आइसोब्यूटेन की बात करी तो अब यहाँ ब्रांचिंग बढ़ गया, और ब्रांचिंग बढ़ा तो ये आइसोमेरिक ब्यूटेन है, मतलब चेंज नहीं हुआ है क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ये बात आ गई यहाँ पर। ठीक है, CH3CH2CH2Br, CH3 और CH2Br, तो ये आपका क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके बच्चों, और इधर क्या आ जाएगा भाई? आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है ना, ये क्या है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और ऐसे हमने बताया है आपको कि फिर आपका आ जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसके सॉल्युबिलिटी की। अगर आप सॉल्युबिलिटी पे आ जाओ तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली आप क्या देखते हैं कि ये CX जो बॉन्ड होता है तो ये माइनस और ये प्लस, इसका मतलब इसमें आपको क्या दिखता है भाई? डाइपोल। ठीक है, कैसे डाइपोल? तो यहाँ आप देखिए माइनस और एक एंड क्या है? प्लस है, इसका मतलब इसमें डाइपोल है। अगर आप इसे वाटर में डालते हो तो वाटर में क्या होता है? आप यहाँ वाटर में समझ सकते हो, ये यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो इसमें थोड़ा बहुत इंट्रैक्शन होता है
और इसलिए आपसे क्वेश्चन यहाँ दो तरीके से पूछा जाता है। जब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि एल्किल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्वेश्चन समझिएगा, एल्किल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्सप्लेन व्हाई, तो आप बताएंगे आंसर वहां पर कि एल्किल हैलाइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्किल हैलाइड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, they cannot form hydrogen bond with water so that they are insoluble in water। ठीक है, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया और क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एल्किल हैलाइड आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, एल्किल हैलाइड आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, गिव रीजन कि क्यों ये पार्शियली सॉल्युबल हैं। तब आपको यहां आंसर बताना होगा कि इनमें क्या हो जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से ये थोड़ा बहुत वाटर के साथ क्या होता है, इंटरेक्ट हो जाते हैं, और जब ये इंटरेक्ट होते हैं तो ये पार्शियली क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग तरीके से करते हैं। जब पूछा गया वाटर में इनसॉल्युबल है तो उसका आंसर हो गया बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल, और पूछा गया कि पार्शियली सॉल्युबल हैं तो आंसर हो गया दे कैन फॉर्म डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन विद द वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से वहां कंसेप्ट आ जाएगा। चलो भाई आगे की बात करें। अब अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो तो यहां पर किसकी वजह से होता है, CX बॉन्ड की वजह से हो सकता है। अब CX बॉन्ड की वजह से होगा तो आप क्या बता सकते हो कि भाई ऐसा है, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, अब इस केस में आपको क्या करना होगा कि यहां से ये माइनस जाए और इसकी जगह कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए। तो जब इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहां पर आपका क्या लग जाएगा, कोई न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, और ऐसे केस में जो रिएक्शन होंगी इनकी वो सब क्या होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो जरा SN1 की बात करें। अब SN1 में आपको खूब अच्छे से पहले इसकी मैकेनिज्म पढ़नी है, और मैकेनिज्म के साथ आपको ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी समझना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे देखोगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और फिर यहां पर आपको देखना होता है सबसे छोटा। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी है, SN1 की। दूसरी बात आपको बताएं, ये पोलर सॉल्वेंट को फेवर करेगा, और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है dx/dt वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए इसकी काइनेटिक्स कैसी हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाती है। इसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। बस आपको समझना है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होती है, किसके लिए, SN1 के लिए। आगे बात समझ में। तो पोलर सॉल्वेंट और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करेगा सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे, इसीलिए कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बाकी अच्छे से आपको पढ़ना है। अब ये तो रिवीजन में बस थोड़ी सी चीजें आपको याद दिलाना है, क्योंकि बाकी चीजें तो आप कर ही रहे हो। अब SN2 की अगर बात करें तो SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का टर्म चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। यहाँ जो dx/dt की बात करेंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ये Rx, और ये किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर। किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा, उसके कंसंट्रेशन पे और इलेक्ट्रोफाइल के कंसंट्रेशन पे। दूसरा ये फेवर करेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट को, नॉन पोलर सॉल्वेंट को। और जैसे जैसे यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करेंगे तो अगर बल्कि ग्रुप बढ़ेंगे तो बल्कि ग्रुप बढ़ने से यहाँ पर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्लियर है? और दूसरी बात यही वो है जहां पर आपको देखने को मिलता है इसी रिएक्शन में क्या, वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट। वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट का रीजन यहां पर आपको देखने को मिलता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या होता है इसमें, ट्रांजिशन स्टेट होता है। अब ये थोड़ा सा फास्ट है, तो ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलता है। और ट्रांजिशन स्टेट अगर आप समझते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जिधर साइड लगा होता है, ये हैलाइड जिधर लगा होता है उधर साइड न्यूक्लियोफाइल नहीं आता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहाँ से भाई, बैक साइड से। और जब बैक साइड से बनता है तो बिल्कुल ऐसे आप समझिए जैसे अम्ब्रेला होता है, और कभी अगर बहुत तेज हवा चली तो अम्ब्रेला क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ऐसे ही है कि X- लगा तो यहाँ था लेकिन न्यूक्लियोफाइल आ गया बैक साइड में। इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट, और इसका रीजन क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कैसे कि इस वाले केस में X पूरी तरह टूट नहीं पाता है और न्यूक्लियोफाइल आके लगने लग जाता है वहीं पर।
तो कार्बन वहां 5 बॉन्ड बना रहा होता है जो कि पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट कैसा होता है, अनस्टेबल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फास्ट रिवीजन हो गया, वहां पर आपको देखना है फटाफट। अब जरा देखिएगा रिएक्शन ऑफ एक्वस KOH, कभी भी एक्वस KOH की रिएक्शन अगर हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, ये अगर Cl है और एक्वस KOH कहीं पर आ जाए, जैसे एक्वस KOH की बात करेंगे तो सिंपली आप क्या समझेंगे कि वहां से Cl हटाना है और उसकी जगह OH लगाना है। और सिर्फ Cl की बात क्यों करें, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो भाई, यहां हम कह रहे हैं कि आप X ले लीजिए, तब भी आपको क्या समझना है कि एक्वस KOH या एक्वस NaOH आएगा, एक्वस KOH हो या एक्वस NaOH हो, आप क्या करोगे कन्वर्जन स्टेप में, ये X माइनस हटाओगे, उसकी जगह क्या आ जाएगा, OH माइनस, ठीक है ना। लेकिन आपके साथ अगर ये आ जाए एल्कोहलिक KOH, अगर रिएक्शन में ये दिया है एल्कोहलिक KOH और आपको दिया गया है एल्किल हैलाइड, ये आपको दिया गया है और यहाँ है एल्कोहलिक KOH, तो जैसे एल्कोहलिक KOH दिया जाए, यहाँ से एक जगह से Cl और दूसरी जगह से हाइड्रोजन, देखिए ये कार्बन क्या है, अल्फा, तो अल्फा कार्बन से वो ग्रुप और बीटा कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन, तो क्या बचा वहाँ CH2 और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये हो गया एलिमिनेशन और इसको हम लोग बोल सकते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। थोड़ा फास्ट है, पढ़ते चलो अच्छे से, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी आपको एल्कोहलिक KOH दिखे आप क्या कराएंगे, एलिमिनेशन। अगर एल्कोहलिक KOH से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज करना चाहें तो वहाँ सोडामाइड हो सकता है NaNH2, ठीक है, या KNH2 भी वहाँ पर हम ले सकते हैं। ऐसे यहाँ एल्कोहलिक KOH की जगह एल्कोहलिक NaOH भी ले सकते हो, लेकिन एल्कोहलिक KOH ही ज़्यादा आपको दिखता है, तो ये एलिमिनेशन कराना है। दूसरी बात आपको यहीं पर प्रोडक्ट बनाते समय याद रखना है कि सेट-जेफ रूल लगाना है। ये तो एल्कीन सिंपल थी, लेकिन सेट-जेफ रूल क्या आप बताओगे कि जब एल्कीन बन रही हो और यहाँ से Cl ऐसी जगह से हाइड्रोजन हटा रहे हो जब दो दो चांसेस हो जाएं, तो आप वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल मानोगे जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। तो थोड़ा सा आप रिवाइज करिएगा। अब वुड्स फिटिक की अगर बात करें तो जरा देखिएगा, वुड्स फिटिक में हम लोग क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके पेपर बनता नहीं जल्दी। वुड्स फिटिक में आप लेंगे एक एल्किल हैलाइड और इसके रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, और दूसरा यहां पर आप लेते हैं हैलो एरीन, ठीक है, और इसके रिएक्शन यहां पर होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और इसको हीट कर दो भाई। जैसे आप इसको हीट करोगे तो आप क्या करेंगे, यहां से ये एल्किल हैलाइड का ये X और ये सोडियम और ये X यहाँ सब निकल जाएगा, और सीधे सीधे ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर भाई लग जाएगा क्या, R, ठीक है। तो ये एरोमेटिक भी है और एल्काइल भी ग्रुप है, इसका मतलब ये एरेल्किल बन गया, और ये क्या है भाई, हाइड्रोकार्बन। तो वुड्स फिटिक से आप क्या देखेंगे, एक आप लेंगे एल्किल हैलाइड और दूसरी लेंगे हैलो बेंजीन, ठीक है। तो ये वुड्स फिटिक में होगा, और वुड्स फिटिक में ये एरेल्किल बनाने का है, तो एरेल्किल बनाने का बेस्ट मेथड यहां से आप वुड्स फिटिक से करा सकते हो। अगर फिटिक रिएक्शन की बात करें तो इस केस में आपका जो एल्किल था वो एल्किल नहीं रहेगा, अब एल्किल भी क्या हो जाएगा, हैलो बेंजीन। तो यहाँ पर आप 2 मोल इसी का ले लीजिए और आप इसको फिर से उसी सोडियम मेटल के साथ, और रिएक्शन कहाँ पर भाई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, फिर से हीट कर दीजिए। तो जहां R जुड़ रहा था अब वो R तो है नहीं, उसी R की जगह आपने दूसरी बार फिर हेलो बेंजीन ले लिया। तो अब आप क्या करिए, बेंजीन रिंग को 2 बार जोड़ दीजिए। ध्यान रहे बच्चों, गलती हो जाती है, बेंजीन रिंग को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, डायरेक्ट नहीं जोड़िएगा। बेंजीन रिंग के बीच में एक बॉन्ड दिखना चाहिए, चाहे ऐसे जोड़ो और चाहे ऐसे जोड़ो, बात एक ही है, लेकिन बात बदल जाती है कब, जब आप जोड़ देते हैं ऐसे। देखिएगा देखिएगा भाई, जैसे आप इस तरीके से जोड़ देते हो ये बात हो जाती है गलत। तो ऐसे आपको नहीं जोड़ना है, आपको जोड़ना इस तरह है, इसको हम लोग बोलते हैं बाईफेनिल, बाईफेनिल, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हम लोग लेके चलते हैं ये कॉमन होता है। अब इसके अलावा भी आप चीजें वहां ब्रोमो ले सकते हो, क्लोरो ले सकते हो, तो कुछ भी है। तो फिटिक रिएक्शन में दोनों क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग। आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
उलमैन रिएक्शन, उलमैन रिएक्शन में आप स्पेशली किसको लेंगे, आइडोबेंजीन को। रिएक्शन बिल्कुल वही होगा, आइडोबेंजीन यहाँ पर 2 मोल ले लें और यहाँ पर कॉपर के साथ हीट करेंगे, और जैसे ही कॉपर के साथ हीट करोगे तो यहाँ से फिर से वही प्रोडक्ट बन जाएगा, और जब वही प्रोडक्ट बनेगा तो भाई आप देखिए क्या होगा, वही बाइफेनिल है जो फिटिक का प्रोडक्ट था। तो फिटिक का प्रोडक्ट और उलमैन का प्रोडक्ट सिमिलर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, वैष्णवी पांडे जी ने ये क्वेश्चन पूछा है, और इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या है। एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन द साइक्लोहेक्साइल। पहले आप इसको बनाना सीखिए कि साइक्लोहेक्साइल क्या है, और दूसरा हमारे पास क्या आया है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन हमारे पास ये है और साइक्लोहेक्साइल हमारे पास ये है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, जब भी हम बात करेंगे साइक्लोहेक्साइल की, तो ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन हम पहले सिखा चुके हैं अभी, ये कैसा है, sp2। तो इस कार्बन को जब आप देखते हैं तो ये sp2 हाइब्रिडाइज, और ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज। अगर बच्चे आपको याद हो तो आप जरा याद करिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ फिर से समझ के चलते हैं, आप भूल गए वहाँ। तो ये आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर में देखिए 3 पार्ट पी है और 1 पार्ट एस है, इसका मतलब यहाँ 25% एस है। और यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये कार्बन कैसा है, यहाँ पर देखिए 33% एस कैरेक्टर है। तो 33% है और यहाँ कितना है, 25% एस कैरेक्टर है, और पी कैरेक्टर यहाँ ज्यादा है। तो जब पी कैरेक्टर ज्यादा है तो ये कार्बन कैसा हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप देखें, जब ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया और ये जो आप एलिमेंट ले रहे हो ये कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा, चार्ज डिफरेंस जो आएगा, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो ये जो Q है वो क्या है, चार्ज का डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चार्ज डिफरेंस ज्यादा मिलेगा, और यहाँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच यहाँ डिफरेंस कम मिलेगा। तो इसका मतलब आप यहाँ आंसर क्या बताएंगे, इन साइक्लोहेक्साइल कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड while in chlorobenzene carbon is sp2 hybridized, so that charge difference in cyclohexyl is greater than chlorobenzene। और जब चार्ज डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये Q, और फिर वहां से आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ बॉन्ड लेंथ की भी बात करोगे तो बॉन्ड लेंथ यहाँ शॉर्टर है रेजोनेंस की वजह से, तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ बॉन्ड लेंथ भी छोटा है। तो ओवरऑल एक तो कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज होना और दूसरा यहाँ रेजोनेंस होना, जिसकी वजह से ये डाइपोल मोमेंट वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ में यहाँ रेजोनेंस आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से आपका ये जो बॉन्ड है Cl ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा हो जाएगा। तो D भी मल्टीप्लाई हुआ और उसकी वजह से रिजल्टेंट वैल्यू मिला यहाँ पर कम। क्लियर हो गया ना, तो आप समझ गए। और कहाँ है क्वेश्चन, ये लो, डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन की कम हो गई, किससे, साइक्लोहेक्साइल से। आगे बात समझ में। तो रीजन क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ, और दूसरा रीजन क्या हो गया, कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज होना और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। अभी हमने सिखाया कि जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया इमिसिबल, इसका मतलब इनसॉल्वेबल। अभी हमने पढ़ाया फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ आंसर क्या बताएंगे इमिसिबल होने का, बिकॉज एल्किल हैलाइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल, सो दैट एल्किल हैलाइड आर इनसॉल्वेबल इन वाटर। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्बिलिटी के रिस्पेक्ट में पूछता है तब हम क्या बताते हैं कि एल्किल हैलाइड आर पार्शियली सॉल्वेबल इन वाटर बिकॉज दे हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और पार्शियली सॉल्वेबल होता है। लेकिन जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है, एल्काइल ग्रुप मतलब ये जो R आपका लग रहा है, अगर ये R ग्रुप बढ़ता जाएगा तो ये R ग्रुप हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है और ये वाटर को रिपेल करने लगेगा, ठीक है। तो उस केस में एल्किल हैलाइड पूरी तरह क्या हो जाती है, इनसॉल्वेबल। लेकिन जो छोटे एल्किल हैलाइड हैं जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, तो ये पार्शियली क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के साथ, क्योंकि यहां पर वीकली इंट्रैक्शन लग जाता है। कौन सा इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। हमने सिखाया कि ये वाटर है
तो वाटर में क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ क्या है, पार्शियल नेगेटिव। और जब आप एल्किल हैलाइड की बात करते हो तो ये माइनस, और यहाँ क्या है, प्लस है, तो ये माइनस और इसके ये प्लस से इंटरेक्ट होगा, तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लगेगा वहां पर। क्लियर है ना। ग्रिग्नार्ड रीजन शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। ग्रिग्नार्ड रीजन का मतलब, थोड़ा सा स्पेस ले लें तब तो बताएंगे भाई। ग्रिग्नार्ड रीजन जब भी आप प्रिपेयर करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रीजन आपने क्या समझा है कि यहां हम लोग जब भी देखेंगे तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, RX प्लस Mg, और आप क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं ड्राई ईथर, है ना, और ड्राई ईथर जैसे ही लेते हैं यहाँ बन जाता है RMgX, और इसी को हम कहते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रीजन। और यही आपसे कह रहे हैं, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, चलो आपसे कह रहे हैं कि ये मीडियम ड्राई क्यों होना चाहिए, मीडियम ड्राई क्यों होना चाहिए, यही क्वेश्चन है। ग्रिग्नार्ड रीजन शुड प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ये जो मेटल है मैग्नीशियम, ये हाईली रिएक्टिव नेचर का है, और आपने पढ़ा है क्लास 10th में कि अगर मैग्नीशियम को कहीं भी मॉइस्चर मिल गया तो ये मैग्नीशियम तुरंत क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, और ये हाइड्रोजन गैस हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, और ये ज्वलनशील गैस है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो इसकी वजह से मैग्नीशियम क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो मैग्नीशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन ना करे, इसलिए ये कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए। आगे बात समझ में। वैष्णवी जी इसी तरह आप क्वेश्चन पूछते रहिए, जहां कहीं भी आपको केमिस्ट्री में डाउट लगता है चैप्टर्स में, आप उसमें आप क्वेश्चन भेजिए और हम लोग यहाँ से उसको सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे। बहुत अच्छे बच्चे, क्वेश्चन आपका सब अच्छा था। तो आज के क्लास में हम लोगों ने हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरिन्स में मोस्ट ऑफ द पार्ट कोशिश करी रिवाइज करने की, लेकिन बच्चों चैप्टर बड़ा है तो 1 आवर में कंप्लीट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने मेजर पोर्शन कवर करने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।